हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक चैप्टर, और इस चैप्टर का नाम है भोली। ये एक बहुत ही शानदार कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसने अपने जीवन को पूरी तरह से अपने टीचर के कहने पर बदल लिया। तो चलो पढ़ते हैं ये शानदार कहानी। ये जो लड़की है इसका नाम सुलेखा था, लेकिन बचपन से सभी उसे भोली कहा करते थे। वह नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी। जब वो लगभग 10 महीने की थी तो वो चारपाई से गिर गई थी, और उसी कारण से उसके दिमाग के किसी हिस्से को चोट लग गई थी। और इसी कारण से वो बाकी जो बच्चे हैं उनकी तरह तंदुरुस्त और चालाक नहीं थी, इसीलिए उसे कहा गया भोली। अपने जन्म के समय वो बहुत ही प्यारी और सुंदर थी, लेकिन जब वो लगभग 2 साल की थी तो उस पे स्मॉल पॉक्स का एक अटैक आया, और उसके कारण से उसकी पूरी बॉडी पे चेचक के दाग बन गए, और उसकी केवल जो आंखें थी वो बची थी, और उसका पूरा शरीर जो है वो बहुत ही भद्दा हो गया था। छोटी सुलेखा, जिसे भोली भी कहा जाता है, 5 साल तक वो बोल नहीं पाई, और उसके बाद में जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकला कर बोलती थी। बाकी बच्चे जो हैं वो उसका बहुत मजाक उड़ाया करते थे, और इसी के कारण से भोली जो है वो बहुत कम बोला करती थी। रामलाल के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। उनमें से सबसे छोटी जो थी वो भोली ही थी। रामलाल का जो घर था वो पैसे वाला घर था। वो एक बहुत ही समृद्ध पैसे वाले व्यक्ति थे, और उनके यहाँ पे खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। भोली को छोड़ के जितने भी बच्चे थे वो सारे हष्ट पुष्ट और बहुत ताकतवर थे। रामलाल के जो बेटे थे वो शहर से बाहर स्कूल और कॉलेज में पढ़ने के लिए गए। और अगर बेटियों की बात करें, राधा जो सबसे बड़ी थी उसकी शादी हो चुकी थी। दूसरी बेटी जो मंगला थी उसकी शादी भी फिक्स हो चुकी थी। और तीसरी जो बेटी है चंपा, वो भी अच्छी सुंदर थी और काफी स्वस्थ थी, इसलिए उसके लिए भी अच्छा दूल्हा ढूंढना कोई समस्या नहीं थी। परंतु जो समस्या थी वो थी भोली की, क्योंकि वो ना ही तो दिखने में बहुत सुंदर थी, ना ही वो इंटेलिजेंट थी। भोली लगभग 7 साल की थी तो उसकी बहन मंगला की शादी हो गई। उसी साल वहां पे लड़कियों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खुली। तहसीलदार साहब जो हैं वो गर्ल्स स्कूल की ओपनिंग सेरेमनी में आए, और उन्होंने रामलाल से कहा, तुम यहाँ के रेवेन्यू ऑफिशियल हो। रेवेन्यू ऑफिशियल का मतलब टैक्स के अधिकारी हो, और तुम गवर्नमेंट के प्रतिनिधि हो, इसलिए आपका ये दायित्व बनता है कि आप गांव वालों के सामने एक एग्जाम्पल प्रस्तुत करो। इसलिए आपको अपनी बेटी को यहाँ पढ़ने के लिए भेजना चाहिए। उस रात रामलाल अपने घर गया और उसने पत्नी से डिस्कस किया। तो रामलाल की पत्नी ने कहा, क्या तुम पागल हो? अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी तो उनसे शादी कौन करेगा? लेकिन रामलाल में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार साहब की बात नहीं माने। अंततः उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं तुम्हें एक काम कहता हूँ वो करो। हम भोली को स्कूल भेज देते हैं। वैसे भी उसकी शादी होने के चांस बहुत कम हैं, क्योंकि उसका चेहरा बड़ा ही अजीब है और वो समझदार भी कम है। तो चलो स्कूल के टीचर्स को ही उसकी चिंता करने दो। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, चलो मेरे साथ में, मैं तुम्हें स्कूल लेके चलता हूँ। भोली बहुत डर गई। वह नहीं जानती थी कि स्कूल क्या होती है। उसे तो बहुत पहले की एक बात याद है कि उनकी पुरानी गाय जो लक्ष्मी है उसे घर से बाहर इसी तरह से पकड़ के ले जाया गया था और बेच दिया गया था। वो कहने लगी, नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। वो डरते कांपते हुए चीखने चिल्लाने लगी और अपने पिताजी का हाथ छोड़ के यहाँ वहां भगने लगी। तब रामलाल उस पे चिल्लाया और कहा, पागल, ये क्या बात हुई? तुम्हारे साथ में क्या समस्या है? मैं तुम्हें केवल स्कूल लेके जा रहा हूँ। तब उसकी पत्नी ने कहा कि इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो, ताकि टीचर्स और स्कूल की जो बाकी लड़कियां हैं वो हमारे बारे में कुछ अच्छा सोचे। भोली को कभी भी नए कपड़े नहीं मिलते थे। उसकी बहनें जो पहना करती थी वही कपड़े पुराने होने के बाद में उसे दे दिए जाते थे।
लेकिन आज वह सौभाग्यशाली थी कि उसे साफ सुथरे कपड़े पहनने को मिल रहे थे। ये चंपा की एक पुरानी ड्रेस थी, फिर भी ये काफी अच्छी लग रही थी। आज उसे नहलाया भी गया था, उसके बालों में तेल भी लगाया गया था और अब उसे लग रहा था कि वास्तव में मुझे कुछ अच्छी जगह पे ले जाया जा रहा है। जब वो स्कूल पहुंचे तो बच्चे पहले से ही अपनी क्लास में जा चुके थे। रामलाल ने अपनी बेटी का हाथ हेडमिस्ट्रेस के हाथ में दे दिया और उसको छोड़ के चले गए। ये बेचारी लड़की जो थी, आंखों में डर लिए हुए कांपती हुई इधर उधर देख रही थी। उसे चारों तरफ कई कमरे दिखाई दे रहे थे और हर कमरे में उसकी तरह लड़कियां दरियों पे बैठी हुई थी और स्लेट पे कुछ ना कुछ लिख रही थी। हेडमिस्ट्रेस ने भोली से कहा, क्लासरूम में एक कॉर्नर में जाके बैठ जाओ। भोली को पता नहीं था कि स्कूल क्या होता है और वहां क्या होता है, लेकिन वो ये जानकर बहुत खुश थी कि यहाँ पे उसकी उम्र की कई लड़कियां थी। इसलिए उसने सोचा कि ये लड़कियां उसकी दोस्त बन जाएंगी। लेडी टीचर जो कि उस क्लास में थी, उसने जो कुछ भी कहा भोली कुछ समझ नहीं पाई। वह यहाँ वहाँ दीवारों पे जो पिक्चर्स थी उनको देख रही थी। ये रंग उसे आकर्षित कर रहे थे। एक घोड़ा जो ब्राउन कलर का था वो बहुत सुंदर लग रहा था। ऐसे ही घोड़े पर बैठ के तहसीलदार साहब आए थे और यहाँ पे एक बकरी का चित्र था जो उनके पड़ोसियों की बकरी से मिलती थी और पैरट का चित्र भी यहाँ था और उसी के साथ साथ में मैंगो और कई अन्य चित्र भी उसे देखने को मिले। उसने एक गाय का चित्र भी देखा जो उनकी अपनी गाय लक्ष्मी से मिलता जुलता था। अचानक भोली ने देखा कि टीचर जो है उसकी तरफ देख के मुस्कुरा रही थी। उसने भोली से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? वह भोली बोलते हुए हकला रही थी। तभी उसने रोना शुरू कर दिया और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वह बहुत डरी हुई थी और वह सोच रही थी कि सारे बच्चे उस पे हंसेंगे। जब स्कूल की छुट्टी हो गई तो गर्ल्स जो हैं फटाफट क्लासरूम से बाहर चली गई, लेकिन भोली की वहां से जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसका सर अभी भी नीचे झुका हुआ था और वो रो रही थी। उसकी टीचर ने कहा, भोली क्या हुआ? टीचर की आवाज इतनी अच्छी और मधुर थी कि इतने प्यार से उससे कभी भी किसी ने बात नहीं की थी। उस टीचर की आवाज ने उसके दिल को छू लिया था। टीचर ने कहा, खड़े हो जाओ, और ये कोई कमांड नहीं थी, ये उसे प्यार से कहा गया था। और अब बताओ तुम्हारा नाम क्या है? उसके पूरे शरीर से पसीना निकल रहा था और हकलाते हुए वो इस बात को बताने से मना करने लग गई। लेकिन उसने सोचा कि अब तो वो बोल के ही रहेगी और धीरे धीरे फिर से वो हकलाते हुए अपना नाम बोलने लगी। जैसे ही उसने भय 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 कहा तो टीचर ने कहा, वेरी गुड, अब अपना पूरा नाम बताओ। और इस प्रकार से उसने हकलाते हुए अपना नाम बता दिया, भय भय भोली। अंततः उसे काफी आराम मिला क्योंकि उसने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली थी और अपना पूरा नाम बता दिया था। टीचर ने कहा, वेरी गुड। टीचर ने उसकी पीठ थपथपाते हुए कहा, बहुत अच्छी बात है। अब अपने मन से डर को निकाल दो, तुम हमेशा इसी प्रकार से आसानी से बोल पाओगी। तो भोली ने कहा, क्या वास्तव में? टीचर ने कहा, हाँ बिल्कुल, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम रोज स्कूल आया करो। तो भोली ने सहमति में सिर हिला दिया। तब टीचर ने कहा, धीरे नहीं, जोर से बोलो। तब भोली ने कहा, यस यस, हाँ हाँ, मैं रोज यहाँ आया करूंगी। और फिर टीचर ने उसे एक किताब दी। ये किताब जो थी वो चित्रों से भरी हुई थी और उसमें कुत्ते, बिल्ली, बकरी, घोड़े, पैरट, टाइगर और काऊ आदि के चित्र बने हुए थे और ये बहुत ही सुंदर सुंदर चित्र थे और इन्हीं के साथ साथ में इनके नाम भी लिखे हुए थे। टीचर ने कहा, एक महीने में इस किताब को पढ़ने में तुम आराम से सक्षम हो जाओगी और उसके बाद में मैं तुम्हें एक बड़ी किताब दूंगी जो इससे भी बड़ी होगी और फिर उसके बाद में तुम उसे भी पढ़ पाओगी और उसके बाद में तुम पे कोई भी नहीं हंसेगा। लोग तुम्हारी बात को सुनेंगे और तुम बिना किसी हकलाहट के आराम से बोल सकोगी। समझ में आया ना? चलो अब अपने घर जाओ और कल सुबह जल्दी आ जाना। भोली को बहुत अच्छा लग रहा था।
उसे लग रहा था जैसे मंदिर में घंटियां बज रही हो और भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली हो, चारों तरफ फूल खिले हो और उसका मन जो है वो बहुत प्रसन्न था और उसके जीवन में एक नई शुरुआत हो चुकी थी। इसी प्रकार से धीरे-धीरे समय बीतता गया। ये गांव जो है वो एक कस्बा बन गया और प्राइमरी स्कूल जो है वो एक बड़ी स्कूल बन गई और अब यहाँ पे एक सिनेमा भी था और कॉटन गिनिंग मिल भी थी और यहाँ पे ट्रेन भी आया जाया करती थी और यहाँ रेलवे स्टेशन बन चुका था। एक रात को डिनर के बाद में रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, तो क्या मैं बिशंबर का जो प्रस्ताव है उसे स्वीकार कर लूं? तो उनकी पत्नी ने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं। भोली बहुत सौभाग्यशाली है, इतना अच्छा पैसे वाला पति उसे मिल जाएगा। एक बहुत बड़ी उनकी दुकान है, खुद का अपना मकान है और बहुत सारे पैसे बैंक में भी है और वो किसी प्रकार की दहेज की भी मांग नहीं कर रहे हैं। वो तो सही है, लेकिन बिशंबरनाथ इतना युवा नहीं है। वो लगभग मेरी उम्र का है और वो पैर से थोड़ा लड़खड़ाता भी है और उसके पहली पत्नी के जो बच्चे हैं वो भी काफी बड़े हो चुके हैं। तो क्या हुआ, चाहे वो 40 का हो या 50 का, आदमी के लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती। हम सौभाग्यशाली हैं कि वो दूसरे गांव से है और हमारी बेटी के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए उन्होंने हमारे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, वरना हमारी बेटी पूरी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। रामलाल ने कहा, लेकिन भोली क्या सोचेगी? रामलाल की पत्नी ने कहा, भोली तो नासमझ है, वो क्या सोचेगी, वो तो भोली गाय है, हम तो उसका भला ही करेंगे। तो रामलाल ने कहा, हाँ शायद तुम ठीक ही कह रही हो। आंगन की दूसरी तरफ भोली इस बात को सुन रही थी, परंतु उसने कुछ भी नहीं कहा। बिशंबरनाथ एक बहुत ही अमीर दुकानदार था। वह अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में शादी करने के लिए धूमधाम से आया। वह बैंड बाजे के साथ में आया था और उसके साथ में बहुत बड़ा जुलूस चल रहा था। वह एक शानदार घोड़े पे बैठा हुआ था। रामलाल बहुत शानो शौकत के साथ वहां पे आया था। किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि रामलाल की चौथी बेटी का विवाह इतना आलीशान होगा और भोली की जो बड़ी बहनें हैं वो तो उसके सौभाग्य से जल रही होंगी। अब वो शुभ घड़ी आ चुकी थी जब पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाइए। थोड़ी देर बाद में लाल जोड़े में भोली जो है वो वहां पे आ चुकी थी। बिशंबरनाथ के दोस्त ने कहा कि दुल्हन को माला पहनाओ। दुल्हन ने फूलों की माला उठाई, तभी किसी महिला के हाथ से भोली के जो चेहरे पे घूंघट था वो उठ गया और बिशंबरनाथ ने चुपके से उसके चेहरे को देख लिया और उसके हाथ में जो माला थी वो वहीं की वहीं रह गई। धीरे से भोली ने अपने चेहरे को वापस ढक लिया। बिशंबर ने अपने दोस्त से पूछा, क्या तुमने उसके चेहरे पे वो धब्बे देखे थे? तो उसके दोस्त ने कहा, हाँ वो तो मैंने देख लिए, लेकिन तुम भी कौन से जवान हो। नहीं नहीं, बिशंबरनाथ ने कहा कि मैं उससे शादी नहीं करूंगा, उसके पिताजी को मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। रामलाल बेचारा उसके पास गया, उसने अपनी इज्जत उसके सामने रख दी और कहा कि सर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं आपको 2,000 रुपए दे दूंगा। बिशंबरनाथ कहने लगा, नहीं, तुम्हारी बेटी तुम्हारे पास रखो, मैं तो 5,000 रुपए लूंगा। रामलाल उसके सामने गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि ऐसा मत करिए। तब बिशंबरनाथ ने कहा, तो ठीक है, 5,000 रुपए निकालो। रामलाल रो रहा था और उसने अपनी पगड़ी दूल्हे के सामने रख दी, लेकिन दूल्हा मानने को तैयार नहीं था। अंततः रामलाल ने 5,000 रुपए दूल्हे को दे दिए। अब दूल्हे ने विजयी मुस्कान के साथ कहा, मुझे माला दे दीजिए, अब मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर से दुल्हन के चेहरे से वो घूंघट उठा, लेकिन उस बार किसी और ने नहीं उठाया था, भोली ने खुद ने ये घूंघट उठाया था। बिशंबर ने माला उठाई थी ताकि वो दुल्हन के गले में डाल सके, लेकिन वो ऐसा करता उससे पहले भोली जो है वो बोली, पिताजी। और जैसे ही भोली वहां बोलती है तो सभी लोग चकित हो जाते हैं। पिताजी, अपना पैसा वापस ले लीजिए, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली हूँ। रामलाल आश्चर्यचकित रह गया। सारे लोग जो हैं वो भी आश्चर्यचकित रह गए। ये कितनी बेशर्म लड़की है। रामलाल ने कहा, भोली क्या तुम पागल हो? अपने परिवार का क्यों अपमान कर रही हो? कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल करो। भोली ने कहा, मैं आपकी इज्जत के बारे में सोच रही थी।
आप ही की इज्जत के लिए ऐसे बूढ़े और लंगड़े आदमी से मैं शादी करने के लिए तैयार थी, लेकिन मुझे पता नहीं था ये इतना दुष्ट और लालची और कायर व्यक्ति होगा। ऐसे व्यक्ति को मैं पति के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं कर पाऊंगी। सारे लोग कहने लगे, ये लड़की तो बहुत बेशर्म है। हमने तो सोचा था ये सीधी सादी भोली भाली गाय है, लेकिन ये तो बहुत तेज तरार है, ये तो बहुत बातें करती है। भोली उन महिलाओं पे चिल्लाते हुए बोली, हाँ आंटी, आप सही हो। आपने सोचा होगा कि मैं भोली भाली गाय हूं और आप लोग मुझे पकड़ के किसी भी निर्दयी व्यक्ति को सौंप दोगे, लेकिन अब ये जो भोली गाय है, ये जो लड़खड़ाने वाली लड़की है, अब वो पहले जैसी नहीं रही। बिशंबर नाथ भी इस बात को देख के बहुत अधिक चकित रह गया। उसके साथ में आए बैंड वाले बैंड बजाने लगे। उन्होंने सोचा कि शादी का समापन हो गया है। शादी के लिए जलाई गई अग्नि है वो शांत हो गई। सब लोग वहां से जा चुके थे, लेकिन रामलाल और भोली और उसके परिवार के लोग वहां थे। तो रामलाल ने भोली से कहा कि बेटा, अब तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। अब हम तुम्हारा क्या करेंगे? तब भोली ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा, पिताजी आप मेरी चिंता न करें। अब आपकी उम्र काफी हो चुकी है। आपको और माताजी को आराम की जरूरत है, और जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उसी स्कूल में मैं काम कर लूंगी, वहां मैं पढ़ाया करूंगी। और वहां पे भोली की टीचर भी थी। भोली ने अपनी टीचर से पूछा कि क्या ये सही है? तो भोली की टीचर ने कहा, बिल्कुल निसंदेह, आप वहां पढ़ा सकते हो, आपके लिए कोई मनाही नहीं है। और टीचर की आंखों में एक मुस्कान थी, और ये खुशी थी कि जिस बच्ची को इतनी मुश्किल से उन्होंने तैयार किया था, आज वो पूर्ण रूप से तैयार हो चुकी थी और उसके अंदर एक आत्मविश्वास झलक रहा था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आपको पसंद आया होगा। इसी क्लास के अन्य चैप्टर्स का वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।